किसी को स्ट्रेस ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, किसी को बोता है तो अलग तरीके से दिखता है, किसी को अलग तरीके से दिखता है। तो सर इसका क्या कारण है? हर इंसान यूनिक है फिजिकली, शारीरिक तौर पर वो अलग दिखता है। उसकी लंबाई, उसके चेहरे का रंग रूप, उसके का कलर डिफरेंट है। वैसे ही हर इंसान के स्ट्रेस रिस्पॉन्स के पैटर्न भी बड़े अलग अलग होते हैं। हम लोग मेंटल हेल्थ की फील्ड से जुड़े हैं तो हम लोग साइंटिफिकली एक चीज को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, जो है माइंड बॉडी कनेक्शन, कि हमारा मन और शरीर साथ में एक संतुलन में चलना चाहिए। इसके क्या फायदे हैं सर, और हम कैसे इन दोनों चीजों को संतुलन में ला सकते हैं? अगर लंबे समय तक ये स्ट्रेस का रिस्पॉन्स पैटर्न चलता रहता है तो ये जो पैटर्न है जो कुछ मिनी सेकेंड्स के लिए तो हेल्पफुल हो सकते हैं फाइट या फ्लाइट करने के लिए, लेकिन अगर लंबे समय तक चीजें चलती हैं तो फिर यही चीजें हानिकारक और बीमारी को पैदा करने वाली परिस्थितियों में बदल जाती हैं। एक बार फिर से आप सबको नमस्कार, और हमारे साथ ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की सीरीज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा अभी हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया कि स्ट्रेस का रिस्पॉन्स अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग क्यों होता है, तो उसी पे और चर्चा हम आगे करते हुए सर एक ये सवाल था कि जैसे लोग कहते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग तो भिन्न भिन्न प्रकार की सोच, भिन्न भिन्न प्रकार की सोच तो भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ या अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस। जी, जैसे एक ही टीचर आती है सर एक स्कूल में पढ़ाने, जिसमें 40 बच्चे हैं, सिलेबस वही है, टीचर वही है, उसका पढ़ाने का तरीका वही है, लेकिन वो 40 के 40 बच्चे सीखते अलग ढंग से हैं, एग्जाम में उनके मार्क्स अलग तरीके से आते हैं। तो ऐसे ही लाइफ के मेजरली ज़्यादातर जो हमारे स्ट्रेसर्स हैं या जो हमें स्ट्रेस देते हैं, तनाव देते हैं, वो वही हैं। तो हर इंसान का वो अलग तरीके से क्यों दिखता है? किसी को स्ट्रेस ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, किसी को बोता है तो अलग तरीके से दिखता है, किसी को अलग तरीके से दिखता है। तो सर इसका क्या कारण है सर? बिल्कुल। तो जैसे हर इंसान यूनिक है फिजिकली, शारीरिक तौर पर वो अलग दिखता है। उसकी लंबाई, उसके चेहरे का रंग रूप, उसके का कलर डिफरेंट है। वैसे ही हर इंसान के स्ट्रेस रिस्पॉन्स के पैटर्न भी बड़े अलग अलग होते हैं। ये जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स के पैटर्न है ये डिसाइड होते हैं किसी इंसान के जेनेटिक मेकअप से, मतलब कि क्या जीन्स उसको मिले हैं अपने पेरेंट्स से। ठीक है, ये जो जीन्स हैं ये बहुत सारे सिस्टम्स को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि अगर इस कमरे में अभी अचानक कोई ग्लास का बल्ब नीचे गिर जाए और टूटे तो हम क्या होगा, हम सभी एक पल के लिए स्टार्टल हो जाएंगे जी, और हम सबके दिल की धड़कन थोड़ी फर्क पड़ेगी। लेकिन अगर इस कमरे में 5 लोग हों तो सबके दिल की धड़कन के चेंज होने का पैटर्न डिफरेंट होगा सिमिलर स्टिमुलस से। ये चीज जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है। वैसे नहीं, स्ट्रेस में कितना कॉर्टिसोल सिक्रेट होगा, रेस्पिरेटरी रेट का पैटर्न कितना चेंज होगा, हमारे पेट के सिस्टम्स में कितना चेंजेस आएंगी, जीआई सिस्टम कितना इम्पैक्ट होगा, ये काफ़ी चीज़ें हमारे जेनेटिक सिस्टम से रेगुलेट होती है जो कि हमें पेरेंट्स से मिला है। फिर ये जेनेटिक सिस्टम हमारे फिजिकल मेकअप को डिसाइड करता है। यहाँ फिजिकल मेकअप के और एक्सटर्नल सिस्टम से रही है, हमारे इंटरनल सिस्टम का बिल्डअप कैसे हुआ है। अब ये जेनेटिक लेवल के अलावा एक एडिशनल लेयर ऐड हो जाती है जो कि फिजिकल मेकअप हमारे बचपन के न्यूट्रिशन से, हमारे हृदय क्या बीमारियाँ हुई, हमने क्या दवाइयाँ खाई, जो किस तरह का एनवायरनमेंट पे हमारा ग्रोथ हुई, इन सब वजहों से हमारा जो फिजिकल मेकअप इन्फ्लुएंस होता है वो भी हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स के पैटर्न को बदलता है। एक और तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो एक्सपीरियंसेस हमें ग्रोइंग अप के समय हुए हैं, कि हमें कितना प्यार मिला है, कि कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली अब्यूज के एक्सपीरियंसेस होते हैं, फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, कुछ अनफॉर्चुनेट लोगों के साथ सेक्सुअल अब्यूज, तो वो हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स पैटर्न को बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है। ठीक है, फिर एक बात यह है कि हर इंसान के साइकोलॉजी का पैटर्न डिफरेंट होता है, उसके सोच का तरीका, उसके दुनिया के प्रति नज़रिए का तरीका। तो ये जो सोच और नज़रिया है, जो पर्सपेक्टिव है, चीज़ों को परखने का तरीका, चीज़ों को देखने का नज़रिया, इंटरप्रेट करने का नज़रिया, ये भी हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स के सिस्टम को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है।
इसीलिए जो आप बात कह रहे थे कि एक ही परिस्थिति में अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की सिचुएशंस होती है। एक ही क्लास में 5 बच्चे सिग्निफिकेंटली स्ट्रेस होते हैं, बाकी 45 बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक ही ऑफिस में काम कर रहे वाले 2 लोगों को स्ट्रेस के सिम्टम हो रहे, लेकिन बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन्हीं ड्यू की वजह से। लेकिन ये बात मैं यहाँ पर एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को फर्क पड़ रहा है वो उनका व्यक्तिगत दोष नहीं है जी, वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे थे। हमने और आपने चश्मा लगाया है, हमारा पर्सनल दोष नहीं है, हमारे आंखों की संरचना बनावट ऐसी है इसलिए हमें चश्मा लगाने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो वैसे अगर किसी व्यक्ति का स्ट्रेस रिस्पॉन्स एग्जैगरेटेड है, वो उसका दोष नहीं है। यहाँ ये बात हम लोग इसलिए एम्फसाइज कर रहे हैं कि फिजिकल हेल्थ से जुड़े हुए पहलुओं पर ये बात लोग आसानी से समझ जाते हैं कि डायबिटीज होने वाले व्यक्ति का दोष नहीं है डायबिटीज का होना। लेकिन अगर किसी को स्ट्रेस होता है तो लोग उसकी तरफ उंगली उठाते हैं कि ये तुम्हारा दोष है, तो जानबूझ के टेंशन लेते हो, तनाव लेते हो। कोई व्यक्ति जानबूझ कर स्ट्रेस से तनाव नहीं लेता, लेकिन इससे एक जुड़ी हुई और भी बात है कि हम कुछ ऐसा कर जरूर सकते हैं कि अपने स्ट्रेस या तनाव को ज़्यादा बेहतर ढंग से हैंडल कर पाए। फिर से वही फिजिकल बीमारी वाला उदाहरण कि आपको जानबूझकर डायबिटीज़ नहीं हुआ, लेकिन आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा बदलाव कर सकते हैं जिससे कि आप अपनी डायबिटीज़ को ज़्यादा बेहतर ढंग से कंट्रोल कर पाए। वही सिमिलर एग्जाम्पल हम लोग स्ट्रेस के कंटेक्स्ट में भी यूटिलाइज करते हैं। सर एक और सवाल, जैसे हम लोग मेंटल हेल्थ की फील्ड से जुड़े हैं तो हम लोग साइंटिफिकली एक चीज़ को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं जो है माइंड बॉडी कनेक्शन, कि हमारा मन और शरीर साथ में एक संतुलन में चलना चाहिए। इसके क्या फ़ायदे हैं सर, और हम कैसे इन दोनों चीज़ों को संतुलन में ला सकते हैं? तो ये जो मन और शरीर के संतुलन की बात है, ये देखिए स्ट्रेस रिस्पॉन्स के पैटर्न में इसको समझना बहुत आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अभी हमने पिछले पॉडकास्ट में ये बात करी थी कि किस तरीके से जो स्ट्रेस है वो इंस्टेंटेनियसली हमारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को इम्पैक्ट करता है, और कुछ मिली सेकेंड के अंदर ही अगर हम डेंजर सेंस कर रहे हैं, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हमारी सांसों की रफ्तार बदल जाती है, हमारे पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर लंबे समय तक ये स्ट्रेस का रिस्पॉन्स पैटर्न चलता रहता है तो ये जो पैटर्न है जो कुछ मिनी सेकेंड्स के लिए तो हेल्पफुल हो सकते हैं फाइट या फ्लाइट करने के लिए, लेकिन अगर लंबे समय तक चीज़ें चलती हैं तो फिर यही चीज़ें हानिकारक और बीमारी को पैदा करने वाली परिस्थितियों में बदल जाती है। माइंड एक ऐसी चीज़ है, वो हमारे आस पास होने वाले हर चीज़ से फ़र्क डालता है। अगर आपके पिताजी ने आपको पॉजिटिव कमेंट दिया है या आपको डांट लगाई है, आपके पड़ोसी ने आपको इनकरेज किया है या आपकी पड़ोसी लड़की ने आपको देख के नजरें घुमाई है, आपकी क्लास में लोग आपको फ्रेंडशिप की तरह इनकरेज करते हैं या फिर आपके क्लासमेट आपको बुली करते हैं, तो ये जो भी सिचुएशंस हैं ये हमारे साइकोलॉजिकल सिस्टम पर इम्पैक्ट करते हैं। और अगर वो साइकोलॉजिकल सिस्टम हमें स्ट्रेस क्रिएट करता है तो वो हमारी बॉडी को इमीडिएटली इम्पैक्ट करती है। ये जो टू वे कनेक्शन है, ये जो मेनली ये कनेक्शन इन्हीं चीज़ों से रेगुलेट होता है कि स्ट्रेस में जैसे हमने बात करी हमें दिल एक्टिवेट होता रहा है, हाइपोथैलेमस की वजह से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं और नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। उसी तरह से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, और उस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हाईवे है वेगस नर्व, जो दिमाग से निकलती है, सबसे लंबी नर्व होती है हमारी बॉडी की। वो हमारे लंग्स को, हार्ट को, पेट को डायरेक्ट नर्व सप्लाई देती है। तो इमीडिएटली इंस्टेंटेनियसली वो स्ट्रेस के समय इम्पैक्ट होती है, उसका एक्टिवेशन कम हो जाता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें हो रही थी। जब हम लोग प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो अब साइंस में अभी आप देखेंगे कि सॉल्यूशन भी इन्हीं चीज़ों से निकल रहे हैं। हम लोग जिसको कहते हैं बायो हैकिंग, कि हम लोग जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पकड़ते हैं और प्रॉब्लम से ही सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे होंगे तो हम लोग इन सारी कंसेप्ट्स को साइंटिफिकली यूटिलाइज करने के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। जी सर, जैसे ही आपने एंड किया इस क्वेश्चन को, अभी तक हमने बात करी
कि स्ट्रेस क्या है, क्यों होता है, हमारे साथ क्या होता है। तो अभी तक हमने दिक्कतों की और प्रॉब्लम्स की ही बात करी। अब हम थोड़ा सल्यूशन की तरफ चलते हैं, और इसी बीच में मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का टॉपिक है, ये बहुत ही वाइड और बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो इसकी मैनेजमेंट पे हम आ गए हैं, लेकिन इस एपिसोड में हम उसको ऊपर ऊपर तौर पे समझेंगे, और इसके अगले एपिसोड में सर एक एक चीज के साथ हमें डिटेल में हर एक चीज को बताएंगे। तो सर प्लीज। हाँ जी। तो देखिए, पहले जैसे आप हम लोग कह रहे हैं कि कंसेप्चुअल लेवल पर बात करते हैं, जी जब हमें कहते हैं कि किसी व्यक्ति को स्ट्रेस का दुष्प्रभाव हो रहा है और उस व्यक्ति को स्ट्रेस मैनेजमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो अभी तक जिन साइंटिफिक कंसेप्ट्स को हमने डिस्कस किया, अगर उनको ध्यान में रखते हुए बात करेंगे तो फिर हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट को लार्जली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि बॉडी एंड माइंड के कनेक्शन की हमने बात करी, तो हम कहते हैं अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे हम अपने फिजिकल रिजर्व को इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। फिजिकल रिजर्व को इम्प्रूव करने का मतलब यह है कि बॉडी को स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथन करें, उसके कैपेसिटीज़ को इम्प्रूव करें, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस को बेहतर करें। तो ये जो फिजिकल रिजर्व को इम्प्रूव करने की बात है, ये केवल बॉडी तक सीमित नहीं रह जाती, ये हमारे माइंड को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है। वो जो स्ट्रेस केमिकल्स सिक्रीट कर रही है बॉडी, वो बॉडी से कम होने लग जाते हैं, और पॉजिटिव हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, स्ट्रेस कम करने वाले हार्मोन्स हमारे शरीर में ज़्यादा बनने लग जाते हैं। तो फिजिकल रिजर्व को बेहतर करने का तरीका वो कैसे करेंगे, हम लोग अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जी। दूसरा तरीका इमोशनल रिजर्व, भावनाएं। हमारे स्ट्रेस के समय जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं वो इमोशंस होते हैं। कोई स्ट्रेस के समय गुस्सा कर रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई जेलस फील कर रहा है, कोई डिजेक्टेड और सैड महसूस कर रहा है। ये जो इमोशंस हैं, ये लोगों के लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स का रीजन बनते हैं। तो इमोशंस को समझना और इमोशंस को हैंडल करने के तरीकों को समझना, जी। तो ये इमोशनल रिजर्व को बेहतर करने के तरीके होते हैं। और साथ में जब इमोशंस हमारे ऊपर हावी होने लग जाते हैं, तो उन इमोशंस की तीव्रता को कैसे कम किया जा सकता है। अगर गुस्सा आ रहा है आपको, तो शायद गुस्से को हम पूरी तरीके से खत्म ना कर पाए, लेकिन उस गुस्से की तीव्रता को कम कर ले जाए, दुख की तीव्रता को कम कर ले जाए, एंजाइटी की तीव्रता को कम कर ले जाए। अगर ये भी करने लग जाते हैं तो उस व्यक्ति पर स्ट्रेस का दुष्प्रभाव काफी हद तक कम होने लग जाता है। तो ये 3 मूलभूत तरीके हैं, और इसको करने के लिए हम लोग कुछ थिंकिंग बेस्ड स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, मतलब कि सोच से जुड़ी हुई पद्धति है। कुछ इमोशनल वर्क करते हैं कि भावनाओं से जुड़ी हुई तकनीकें, और कुछ बॉडी बेस्ड एक्टिविटीज जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो दर्शकों, इस एपिसोड में फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे फिर से एक चीज़ का अनुरोध करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, और हमें और चीज़ें बताएं कि इसके अलावा आप क्या देखना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड हम चीज़ें ज़रूर आपके लिए लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।